आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और ये है, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली लाइन टू लाइन नहीं आएगा, कोई ऐसा फैक्चुअल नहीं आएगा कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के और आप डायरेक्ट फैक्ट पकड़ के आंसर दे दो। ये जो इबारत लिखी हुई है, हाँ सुमन कोशिश तो चल रही है हमारी कि कंप्यूटर के नोट्स भी दे दें, मिलेंगे। तो ये जो संचार और संप्रेषण वाला है ना, ये इस टॉपिक में लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा। लाइन टू लाइन बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, ये समझ वाला टॉपिक है। वहां पर क्वेश्चन दिया होगा, पूरा ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, आपको समझना है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देन आपको उसका आंसर पे टिक करना होगा। मतलब इस पे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पे अपनी समझ को अच्छा बनाना है, समझना है कि ये क्या कहना चाहता है ये बहुत सरल चीज, ठीक है। आज इस टॉपिक पे दो चीजें आप याद रखो। एक, हम किसकी बात करेंगे कि एक संगठन है या कोई सरकारी संगठन, कोई सरकारी ऑफिस, समझ लो कि कोई एक सरकारी ऑफिस है, ठीक है। आज हम एक सरकारी ऑफिस की बात करेंगे, और या कोई एक फैक्ट्री समझ लो। दो टाइप की चीजें समझो, एक है आज की अपनी एक फैक्ट्री है, ये है फैक्ट्री, और एक है हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दो चीजें हैं, और एक हमारा अड़ोस पड़ोस भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये मोहल्ला है हमारा। ये तीन चीजों को आज के टॉपिक पे दिमाग में लेके चलना है कि हमारे पास आज तीन चीजें हैं समझने के लिए। एक है कोई गवर्नमेंट का ऑफिस, एक है हमारी फैक्ट्री, और एक है मोहल्ला, पड़ोस हमारा, ठीक है। अब यहां से हम अपने इस संचार और संप्रेषण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो संप्रेषण जो है या जो संचार है, तो ये संचार और संप्रेषण लगभग जो है एक दूसरे के अल्टरनेट है, मतलब लगभग एक जैसी चीजों को संचार और संप्रेषण कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। अब संप्रेषण क्या है, तो संप्रेषण का अर्थ क्या है कि विचारों के प्रेषण से, और इसे संदेश वाहन भी कहते हैं। विचारों के प्रेषण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विचार का होना, विचार का जाना, जैसे, और क्या है इसमें दो मस्तिष्क भी जरूरी होंगे। मैं अपनी बात आप तक जो पहुंचा रही हूं, ये क्या है, संप्रेषण है, ठीक है। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, ये क्या है, विचारों का संप्रेषण है, ठीक है। दूसरी बात, इसका अर्थ क्या है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। मतलब मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई, और ताकि आप क्या करो, उसको जान सको, आप उसको समझते हो, समझ सकते हो, और जरूरत हो तो उसको कार्यान्वित कर सकते हो। मतलब कब, जब एग्जाम में आपको जरूरत होगी तो आप फिर सही आंसर पे टिक लगाओगे। बहुत ध्यान से और रिलेट करके पढ़ते जाना है, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग जरूर देखना। तो संप्रेषण का क्या अर्थ हुआ, ऐसा कोई विचार जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, यानी जैसे मुझसे आप तक पहुंच जाए, और फिर आप इसको समझ सको, इसको जान सको, पढ़ सको, और फिर आपको जब जरूरत हो एग्जाम में तो आप क्या कर सको, सही आंसर का चुनाव कर सको, मतलब उसको कार्यान्वित कर सको। अब यदि एक व्यक्ति द्वारा प्रेषित विचार दूसरा व्यक्ति भली भांति नहीं समझ पाता और उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाता, तो क्या है, संप्रेषण का कोई औचित्य नहीं है। अब इसको समझो कि ये क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, ओके, और मैंने कोई बात किसी को कही, सपोज दैट कीर्ति को कही। मैंने कीर्ति से कहा कि, मैंने यहां से कहा कीर्ति ये काम करना है, ठीक है, या वो पुस्तक ले आओ। अब कीर्ति को सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैंने मोबाइल पे ही कीर्ति से कहा कि कीर्ति कल आना, वो बुक लेके आना। कीर्ति को सुनाई नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कीर्ति को समझ नहीं आया, कोई भी कारण हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, वो किसी शोर शराबे के बीच खड़ी हो सकती है, या जिस समय मैं ये बात कह रही हूँ उसने फोन नीचे रख दिया हो, या उसका फोन कोई और ले लिया हो, ठीक है, कोई भी कारण है। तो कीर्ति को क्या हुआ, आवाज सुनाई नहीं दी, उसको पता नहीं चल पाया कि मैंने उससे क्या कहा।
अब ऐसे में क्या होगा कि मैंने उससे कहा था कि बुक लेके आना, वो बुक भी नहीं ला पाएगी क्योंकि उसने सुना ही नहीं। तो इसमें क्या हो गया, उसने कोई वो कार्य नहीं कर पाएगी, ना ही समझ पाई, ना ही कार्य कर पाई। तो मेरे इस बात को, इस संप्रेषण को बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बात मैंने कही वो कार्यान्वित तक होने तक नहीं पहुंची, या वो समझ के स्तर तक भी नहीं पहुंची। ठीक है, आ गया ना समझ में? देखो आज की क्लास बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल से बनेगा और आप इसको जब रिलेट करेंगे तभी ये समझ में आएगी। ठीक है, तो जब जो विचार होता है, प्रेषित विचार में यदि कोई कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा, वो बात उस तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उस संप्रेषण का कोई औचित्य नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब संचार क्या है? एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, और जबकि संप्रेषण क्या है? इसमें तकनीकी प्रक्रिया है, इसमें डेटा या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सहायक होती है। मैंने यही बात कही थी कि संचार और संप्रेषण में थोड़ा सा अंतर, एकदम मार्जिनल डिफरेंस है। जब संप्रेषण की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, एक तकनीकी प्रक्रिया भी शामिल होती है। ठीक है, कोई टेक्निक शामिल होगी। संचार क्या होता है? संचार सोशल होगा और मानसिक प्रक्रिया होगी। मतलब संचार क्या हो सकता है? जब हम आपस में एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हो, संचार हो जाएगा। संप्रेषण क्या होगा? जब मैं टेलीफोन से किसी से बात कर रही हूं तो क्या हो जाएगा? संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? देखो महत्व क्या कहता है कि संचार संगठन में संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और संगठन के सदस्यों के बीच समझौते और संवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या है, अब संचार का महत्व क्या है? मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ओके, ये फैक्ट्री है। अब ठीक है, फैक्ट्री की बात करें। फैक्ट्री क्या है? एक प्रकार का संगठन है। तो संचार क्या करता है? यहाँ फैक्ट्री में फैक्ट्री का जो मालिक है वो अपने जो मैनेजर है उसको बताएगा कि देखो अपन को इस साल फैक्ट्री में इसका लक्ष्य कुछ हो सकता है कि हमको इतना टन उत्पादन करना है। और फिर क्या होगा, उस संगठन में वो अन्य लोगों को बताएगा, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, समझौता करेगा, किसी से सामान खरीदना है, किसी को सामान बेचना है, सारा संवाद करेगा। ठीक है, तभी क्या होगा, वो अपने लक्ष्यों को पूर्ति कर पाएगा। तो संचार किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा समझिए, किसी आपस में, क्या ये दुनिया आपस में चल सकती है बिना बात किए हुए, या बिना एक दूसरे को अपनी बात कहे हुए क्या आप रह सकते हैं? कभी मौन धारण करके देखिएगा, कितना देर मौन रह सकते हैं, और मौन रह के दुनिया कैसी चल सकती है। तो संचार के बिना कुछ भी संभव नहीं है, है ना? यही क्या होता है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम ही होता है। अब आता है संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? तो किसी संगठन में डेटा और सूचना को बड़ी सुरक्षा और निष्क्रियता के साथ अन्य स्थानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, उपकरणों के साथ संचार होगा और विचार, संपत्तियों, भावनाओं का विनिमय होगा। मतलब एक से दूसरे में परस्पर आदान प्रदान होगा, विनिमय होगा। ठीक है, मूल बात क्या है, संचार में संचार नॉर्मल होगा, लेकिन संप्रेषण में क्या होगा, डेटा या तकनीकी संसाधनों का उपयोग होगा। ठीक है, अब संप्रेषण क्या है? ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, ओके, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों, विचारों, भावनाओं और सुझावों आदि का परस्पर विनिमय करते हैं। तो संप्रेषण क्या है? ये सतत प्रक्रिया। सतत मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और फिर क्या होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों, विचारों, भावनाओं, सुझावों का क्या करेंगे, आपस में आदान प्रदान करेंगे। अब देखो, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ संप्रेषण का, ये कभी नहीं भूलोगे। कल क्या है, 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे है। ठीक है, अब मान लो कोई एक गर्लफ्रेंड है और ये उसका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अब कल 14 तारीख है तो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा है आई लव यू। ठीक, और फिर गर्लफ्रेंड को क्या है, उसको रिप्लाई भी तो करेगी। तो क्या करेगी, मैसेज करेगी, संदेश भेजेगी। फिर विचार, उसके विचार क्या है वैलेंटाइन डे को लेके? हो सकता है वो कहती हो कि वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता, साल में 365 दिन ही प्रेम के दिन होते हैं। उसकी भावनाएं इससे प्रेम वाली ही जुड़ी होंगी। ठीक है, और वो उसको कोई सुझाव भी दे सकती है कि तुम भी इन सब चक्करों में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि व्यक्ति के बीच प्रेम है तो प्रेम हमेशा रहता है, उसको एक दिन की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या हुआ, संप्रेषण हुआ। और सतत प्रक्रिया मतलब ये बोल रहा है फिर ये भी बोल रहा है, तो कंटिन्यूअस चल रहा है। ये है सतत प्रक्रिया जो कंटिन्यूअस चले। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि शायद ये समझ में आ गया होगा ये वाले एग्जाम्पल से संप्रेषण। अब संप्रेषण की विशेषताएं समझते हैं।
कि संप्रेषण क्या है। किसी संगठन की सफलता में संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? उसके कारण देखो। सबसे पहले तो विचारों का आदान प्रदान होगा। यदि फैक्ट्री का मालिक बताएगा ही नहीं कि हमको इस साल 10 टन कपड़ों का उत्पादन करना है या कोई और सामग्री का उत्पादन करना है, तो उसके जो कर्मचारी वो कैसे उत्पादन कर पाएंगे? भाई फैक्ट्री का मालिक बताएगा कि देखो इस साल हम 10 टन का उत्पादन करेंगे, मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर को टारगेट देगा कि देखो तुम ये सामान बाहर से बुलाओ, फिर वो जो मैनेजर है जो सामान बाहर से बुलाएगा, फिर वो मैनेजर दूसरे को बताएगा, इसको प्रोसेसिंग वाले को बताएगा, फिर वो उसने उत्पादन को रेडी किया तो पैकेजिंग वाले को बताएगा, फिर पैकेजिंग वाले ने सामग्री रेडी कर ली तो किसको बताएगा? जो सेल्स वाला होगा उसको बताएगा। कई मैनेजरों के बीच काम बटेगा, फिर वो नीचे गए अपने कर्मचारियों को बताएंगे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा करना है। तो क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होगा संगठन में। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक सबसे ऊपर मान लीजिए सीएम है। अब सीएम ने मीटिंग ली, मीटिंग में सब लोग आए, सीएम ने बताया कि देखो हमारी प्राथमिकता ये है, ये काम करना है। तो ये लोग अफसर जो है ये सब ने सुना, फिर ये गए तो इन्होंने अपने विभाग में बताना चालू किया कि भाई देखिए हमारे इस साल सीएम साहब की ये प्राथमिकता है, आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। फिर ये साहब भी गए तो इनने अपने विभाग में बताया, सबने अपने अपने विभाग में बताया। तो अब 52 विभाग है मान लीजिए, 52 विभाग के लोग हर विभाग ने अपने अपने जगह बताया। फिर वहां से आए तो भोपाल से आया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को बताया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल ने बोला कि ब्लॉक लेवल के सबको बताओ, चलो तुम भी ये देखो ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है। फिर ये सब गए तो इनने अपने ऑफिस में मीटिंग ली, जितने लोग थे सबको बताया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिर इससे नीचे जो सबसे नीचे है फिर उसको बताया कि देखो अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो और नीचे तक क्या हुआ? संचार में विचारों का आदान प्रदान हुआ। सब एक दूसरे को बता रहे कि अब ये करना है, ये करना है। तो जब तक आप बताएंगे ही नहीं, जब तक अपनी बात नीचे तक पहुंचाएंगे नहीं, तो नीचे का अमला काम भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होगा। फिर क्या होगा? आपसी समझ का विकास होगा। अब आपसी समझ क्या है? व्यक्तियों के मध्य आपसी समझ का विकास उच्चतम संप्रेषण के माध्यम से ही होता है, जिसमें वे एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। अब ये इसका उदाहरण भी इसी में समझ लो। क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी ने ये ब्लॉक लेवल वालों को बताया। अब उनको ये समझ में आया कि देखो इसको तो समझ में आ गया, लेकिन ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर दोबारा बताया कि देखो ये अब इनके कुछ क्वेश्चन थे, फिर इन्होंने पूछा कि सर ये तो ऐसा है, अब हम कैसा करेंगे? तो फिर वो सर ने बोला कि देखो अगर ऐसी बात होगी तो फिर अपन ऐसा कर लेंगे। बोला ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि सर ये अगर ऐसा हो गया तो कैसा करेंगे? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। तो क्या हुआ? उन्होंने आपकी भावना समझी, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया, आपने उनकी भावना समझी, और फिर इससे क्या हुआ? परस्पर आपसी समझ हो गई कि यदि ये सिचुएशन होगी तो ऐसा करना है और ये सिचुएशन होगी तो ऐसा करना है। और जब ऐसा हो जाएगा तो एक दूसरे की भावना को समझकर क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संप्रेषण। अब ये क्या है? दोनों माध्यमों से होता है, डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। प्रत्यक्ष संप्रेषण क्या होगा? व्यक्तिगत वार्तालाप के माध्यम से होता है, और अप्रत्यक्ष संप्रेषण में संदेश पत्र का सहारा लिया जाता है। अब देखो इसमें क्या है? प्रत्यक्ष संप्रेषण, जैसे अभी माइक ऑन था और आप लोग पूछ रहे थे कि मैडम ये नहीं बना, ये मैम ये बता दो, ये बता दो, ऐसा। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत वार्तालाप, हमने आपस में बात करी, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? प्रत्यक्ष संप्रेषण हुआ, सामने सामने बात करी। अब आप इसकी जगह एक चिट्ठी लिखो, है ना, या कोई पत्र प्रेषित करो, एक चिट्ठी बना दो, लिखो डियर मैम, है ना, और मुझे ये चीज नहीं आती है और प्लीज बता दीजिए। मान लीजिए एक लेटर में लिख के आपने ये दिया, तो ये क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष संप्रेषण है, ठीक है। हाँ, अब इस एग्जाम्पल को एक और चीज से समझ लो। मान लीजिए कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है सामने से, तो डायरेक्ट बोल रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो क्या होगा? व्यक्तिगत वार्तालाप होगा। और अगर पत्र से प्रपोज कर रहा है, चिट्ठी लिख के, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष संप्रेषण, ठीक है, इनडायरेक्ट हो जाएगा। निरंतर प्रक्रिया। अब निरंतर प्रक्रिया क्या होती है? संप्रेषण में ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैंने बताया ना, सतत प्रक्रिया है, लगातार होगी।
एक स्तर में समाप्त होगी तो कहीं दूसरे स्तर पे होगी, दूसरे स्तर पे समाप्त होगी, तीसरे स्तर पे होगी, मतलब हर जगह ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जैसे ऊपर वाले ने बोला नीचे को, फिर नीचे वाले वहां तक उसका खत्म हो गया, फिर नीचे वाले ने और नीचे वाले को बोला, फिर और नीचे वाले ने और नीचे वाले को बोला। तो इस प्रकार से ये स्तर से एक स्तर से दूसरे स्तर तक होगी। फिर आती है चक्रीय प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यूअस चलेगा ना, सर्किल में निरंतर ये चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। बातें कभी खत्म होती हैं क्या? नहीं होती हैं, बातें कभी खत्म नहीं होती हैं, वो कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। ठीक है, कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। कोई किसी ने कुछ बोला, फिर उसने उसकी प्रतिक्रिया दी, फिर कोई नई चीज आई, फिर उस पर फिर आगे बात बढ़ी, फिर कोई नई चीज आई, उस पर आगे बात बढ़ी। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने किसी शादी ब्याह में देखा होगा, किसी के यहाँ शादी होती है और शादी में मेहमान आते हैं, आप उनको देखिए, महिलाएं पूरा दिन बात करेंगी, वो रात को भी सोते तक बात करेंगी, सोएंगी भी 2 घंटे, फिर उठ जाएंगी और उनकी बातें खत्म नहीं होंगी, वो फिर बात करने लगेंगे, उनके पास इतनी बातें होती हैं, है ना। तो ये क्या है? ये बातों की चक्रीय प्रक्रिया है, यही तो संप्रेषण है। सब कुछ आसपास है, केवल आपको ऑब्जर्व करना है। अब आती है संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें। तो संप्रेषण को विद्वानों ने एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है कि ये कंटिन्यूअस लगातार चलेगी। अब इसमें विभिन्न टाइप के तथ्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेषक, यानी प्रेषक मतलब जो संदेश भेज रहा है, संदेश भेजने वाला। ठीक है, ये होता है प्रेषक। अब बाकी ये सब लिखा है कि प्रेषक से आशय है उस व्यक्ति से जो प्राप्तकर्ता को अपने विचार और सूचनाएं भेजता है। प्रेषक संप्रेषक के स्रोत को प्रदर्शित करता है। जो ये प्रेषक है ना, इसको स्रोत भी कहते हैं, संप्रेषण का स्रोत है ये। क्यों? क्योंकि इसने यहां से अपनी बात कही, अपने विचार, अपनी भावनाओं को भेजा। ठीक है, फिर संदेश, तो कोई ना कोई संदेश ही तो भेजेगा, संदेश भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अब देखो, इसमें मैं तुमको एक स्टोरी सुनाती हूँ तो वो बेहतर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है एक लड़का, बॉय। आप लोग यही सोचते होंगे मैडम लड़के और लड़की का ही एग्जाम्पल बताती है, इसलिए बताती हूँ ये जल्दी याद होगा। ये है गर्ल, ठीक है, और कल है वैलेंटाइन डे। ठीक है, और जिसके बॉयफ्रेंड होंगे वो दुखी हो रहे होंगे, दुखी होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर लो फिर सब हो जाएगा। फिर देखो ये क्या है, ये है प्रेषक, और ये क्या है, प्राप्तकर्ता। ठीक है, अब ये क्या है, प्रेषक, यानी भेज रहा है संदेश, है ना। 14 फरवरी का दिन है। अब देखो इसने अपना संदेश भेजा यहां से, तो इसका संदेश क्या है, कुछ भी होगा संदेश हमारा, हम तो हार्ड बना देते हैं, आप संदेश समझ लेना क्या है संदेश। ठीक है, तो ये इसने जो भेजा ये क्या है, संदेश है। ठीक है, ये संदेश है। अब ये संदेश का है, किसके माध्यम से जा रहा है, मोबाइल के माध्यम से। ये है इसका मोबाइल, किसका, लड़के का मोबाइल है ये। ठीक है, यहाँ क्या है, एक लड़की का भी मोबाइल है भाई। मोबाइल से मोबाइल पे जाएगा, मोबाइल से निकल के हवा में थोड़ी तैर जाएगा संदेश, ऐसे। ठीक, अब क्या हुआ, इसका कोई विचार है, इसने अपने विचार को मोबाइल पे डाला, तो मोबाइल पे जैसे इसका संदेश गया तो ये क्या हुआ, ये इसमें ये कोडिंग हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि संदेश ऐसे ही जाते, तो ये क्या है, कोडिंग हो जाती है। ठीक है, अगर कोडिंग नहीं होगी तो कोई दूसरा भी तो पढ़ सकता है। अब क्या हुआ, कोडिंग हो गई, यहाँ से मोबाइल से कोडिंग हुई, और यानी ये यहाँ से इसमें गया तो क्या, किसके माध्यम से गया, कोडिंग के माध्यम से गया है। जैसे ही आप ये इसमें जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी। कोडिंग के बाद क्या हुआ, इसका माध्यम क्या है, ये है माध्यम। मोबाइल क्या है, माध्यम है। ठीक है, और माध्यम क्या है, फिर ये यहां से चला गया, यहां एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल चला गया। यहां पर क्या हुआ था, जैसे उसने अपना विचार भेजा था तो कोडिंग हो गई थी। अब यहां पे जाएगा तो फिर क्या होगा, डिकोडिंग होगी, वो डिकोड होगा। जैसे ये डिकोड होगा तो फिर क्या होगा, इसको दिख जाएगा कि इसने क्या भेजा है। ठीक है, तो इसको ये पता चल गया कि इसने क्या भेजा है। ठीक, तो फिर क्या हुआ, ये संदेश क्या हो गई, प्राप्तकर्ता हो गई। और जैसे इसने संदेश प्राप्त किया तो क्या करेगी, ये अपना फीडबैक देगी, तो क्या करेगी, ये भी फिर से मैसेज करेगी।
ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर एक चक्कर चल गया। तो ये क्या हुआ, एक तो ये हो गई सतत प्रक्रिया, लेकिन इसमें संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व भी आ गए। सबसे पहले तो संदेश भेजने वाला होना चाहिए, फिर उसका कोई ना कोई संदेश होगा, तो ये हो गया संदेश। फिर संदेश क्या होगा, कोड हो जाएगा, क्योंकि किसी माध्यम से जाएगा। तो संदेश जैसे ही कोड हुआ, तो ये कोडिंग इधर कर लेना या इधर कहीं पे भी, तो कोड हो गया। कोड के बाद ये माध्यम मिला, माध्यम से इधर आया, माध्यम से फिर क्या हुआ, डिकोड हुआ, और डिकोड के बाद क्या हुआ, प्राप्तकर्ता के पास गया वही संदेश, और फिर प्राप्तकर्ता के पास से फिर उसका फीडबैक आया, मतलब उसका रिस्पॉन्स आया, उसका उत्तर आया। ठीक है, इसी को फीडबैक कहते हैं। ठीक, अब यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ देती हूँ, स्टोरी समझ में आ गई होगी, तो अब ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो संदेश क्या हुआ, जो विचार, सुझाव या भावना उसने अपनी भेजी वो है। ठीक है, फिर इनकोडिंग या संकेतन। तो ये जो एनकोडिंग है या कोडिंग है, इसमें क्या होता है, वो अपनी सूचना या कल्पना को शब्दों, प्रतीक, चिन्ह, मुद्राओं आदि द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, और इस संदेश को भेजता है, उसे संकेतों में परिवर्तित कर देता है, जैसे शब्द, ग्राफ व आरेख या चित्र। ठीक है, ये हो गई इनकोडिंग। मीडियम, माध्यम होना चाहिए। अब वे साधन होते हैं जिसके माध्यम से एनकोडिंग संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है। यह क्या होता है, ये माध्यम लिखित होता है, प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है, दूरभाष होता है, इंटरनेट आदि कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। फिर क्या होगा, वहां पे जाके डिकोडिंग होगी, यानी विसंकेतन होगा। तो ये एनकोडिंग के माध्यम से जो संदेश वो भेजता है, उसको समझने योग्य संदेश में परिवर्तन हो जाता है, इसी को कहते हैं डिकोडिंग। और फिर क्या होगा, संदेश प्राप्तकर्ता ने संदेश प्राप्त कर लिया। ठीक है, और प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, ये कौन है, ये वो व्यक्ति जिसको प्रेषक ने संदेश भेजा था। और प्रतिपुष्टि क्या है, फीडबैक, वह प्रक्रिया या प्रत्युत्तर जो संदेश प्राप्तकर्ता प्रेषक को भेजता है। मतलब संदेश मिलने के बाद जो प्राप्तकर्ता ने फिर से उसको भेजा, प्रेषक को, भेजने वाले को, वो प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहलाता है। यह संदेश जिसके लिए भेजा गया था उसे मिल गया है या नहीं मिला, ये भी इससे पता चलता है, और उसने उस संदेश को उसके मूल स्वरूप में समझ लिया है या नहीं, ये भी पता चलता है। किससे, रिस्पॉन्स से। ठीक है, ध्वनि, अब ये क्या है, नॉइज, ये क्या होती है, ये एक रुकावट है। हाँ, इसको भूल गई बताना, ये क्या है, ये एक रुकावट है। अब इसको समझो, ये रुकावट या तो प्रेषक के कारण हो सकती है अथवा संदेश प्राप्तकर्ता के कारण भी हो सकती है, दोनों जगह हो सकती है। और ये क्या है, संप्रेषण की गुणवत्ता को घटाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने मैसेज भेजा, ठीक है, और अब क्या हुआ, मान लीजिए नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है, तो इसको संदेश ही नहीं मिल पाएगा। तो क्या हुआ, वो रुकावट हो गई। आप ये ध्वनि लिखने से सिर्फ नॉइज मत समझना, इसमें कई चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रुकावट है। हो सकता है इसका नेट सही है, यहां से चला गया, लेकिन इसका नेट सही नहीं चल रहा, तो इसको नहीं मिला। जैसे अभी मैंने कीर्ति और अपना एग्जाम्पल दिया था कि मैंने उसको कहा कि बुक ले आना, और उसको सुनाई नहीं आया किसी भी कारण से, तो वही रुकावट क्या होती है, ध्वनि होती है। उसको नॉइज कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, रुकावट कहते हैं। ठीक है, अब संप्रेषण के आधारभूत तथ्य देखो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ने की चीज है। आप इसको पढ़ सकते हो कि संप्रेषण जो है एक मानी नहीं, एक मार्गी है। ये एक मार्गी कर लेना, एक मार्ग नहीं होगा, द्विमार्गी होगा। क्यों, क्योंकि भाई दो लोगों के बीच होगा ना संप्रेषण। अकेले अकेले कौन बात करता है, जो अकेले अकेले अपने आप से बात करता है, फिर तो वो गजब ही प्राणी हो जाएगा। ठीक है, तो द्विमार्गी होगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संप्रेषण के अंतर्गत लागू होते, जैसे मानवीय स्वभाव, भाई मानवीय स्वभाव ये बात करना, ह्यूमन बिहेवियर है। फिर संप्रेषण क्या है, अभिव्यक्ति कौशल, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना। संप्रेषण क्या है, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बताना संप्रेषण। संचार साधनों की उपयोगिता की जानकारी, जैसे भाई टेलीफोन का उपयोग करना, पेपर का यूज करना, दृश्य सामग्री मतलब कुछ चिट्ठी का, पत्रों का उपयोग करना, ये सारी चीजें होंगी। बहुइंद्रिय संसाधनों का उपयोग, बहुइंद्रिय यानी भाई देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, या जैसे टेलीविजन है तो हम देख और सुन दोनों सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग इंद्रियों का उपयोग होता है, इसलिए इसको कहा गया कि बहुइंद्रिय संसाधनों का उपयोग होता है इसमें। अब संप्रेषण की विशेषताएं समझिए, ये क्या है। तो संप्रेषण की विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले क्या है, चक्रीय प्रक्रिया के रूप में, यानी सर्किल के रूप में चलेगा। बताया मैंने, ये एक प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलेगी, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाए, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक पृथ्वी है तब तक संप्रेषण होगा। आपसी समझ होगी। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको तमिल लैंग्वेज बोलता है, वो ये तमिल है,
और एक है ये हिंदी बोलता है। अब ये दोनों आपस में मिल गए। अभी इसको तमिल समझ नहीं आती हिंदी वाले को, और तमिल वाले को हिंदी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अब क्या ये आपस में इन कुछ बनेगा, ये इससे कुछ बोलेगा, ये इससे कुछ बोलेगा, और दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो ये संप्रेषण नहीं है। ये इस प्रकार का ये संप्रेषण नहीं कहलाएगा। संप्रेषण में आपसी समझ बहुत जरूरी है। दो या दो से अधिक व्यक्ति तो होने चाहिए, लेकिन आपसी समझ उसके ऊपर रखी गई है। समझो कि एक दूसरे को एक दूसरे की भाषा और उसका कम्युनिकेशन, उसकी भावनाएं समझ आना चाहिए। फिर सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है, विचारों का विनिमय होगा। भाई एक दूसरे के विचारों को विनिमय कब होगा, जब हम एक दूसरे के विचारों को समझेंगे। शब्दों और संकेतों का प्रयोग होगा, ठीक है, किसी विशेष शब्द का या संकेतों का उपयोग हो सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संप्रेषण हो सकता है। प्रत्यक्ष मतलब बताया सामने से, और अप्रत्यक्ष मतलब मान लीजिए लेटर लिखे या अन्य कोई माध्यम से। अब देखो ध्वनि या नॉइज के या रुकावट के उदाहरण ये कि रुकावट क्या है, ठीक है। जैसे अस्पष्ट संकेत, तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का डेटा दिया जिससे एनकोडिंग में ही त्रुटि हो गई, कुछ गलत मिस प्रिंट कर दिया, गलत लिख गया, तो ये क्या होगा, रुकावट होगी। पक्षपात के कारण संदेश का सही अर्थ ना निकालना। अब इसका उदाहरण समझो, पक्षपात के कारण संदेश का सही अर्थ ना निकालना क्या होगा। मान लीजिए किसी का विवाह हो रहा है और दो महिलाएं बैठी हैं और एक दूर तीसरी महिला बैठी है, आपस में वो दोनों बात कर रही हैं कि देखो उसने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, पर तीसरी महिला इनको देखकर ये समझ रही है कि ये दोनों मेरी चुगली कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसके मन में पक्षपात था, तो क्या हुआ, वो संदेश का सही अर्थ नहीं निकाल पाएगी। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आप बहुत सुंदर तैयार हुई, ठीक है, बहुत सुंदर आप तैयार हुई, और जैसे ही आप तैयार होके निकले और आपके पति ने कहा कि क्या बात है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो सकता है आपके पति ने आपके अच्छे के लिए कहा, मतलब वो एक सही भावना के साथ कह रहे हैं कि क्या बात है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन आपने क्या समझा कि ये जानबूझकर मुझ पर कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में पक्षपात का भाव था कि ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, उस संवाद में, उस ध्वनि में रुकावट होगी। कहा उन्होंने अच्छे भाव से था, लेकिन आपके मन के पूर्वाग्रह ने, आपके मन में जो पूर्व धारणा बनी हुई है, उसके कारण आपने उस संदेश का सही अर्थ नहीं निकाला, गलत अर्थ निकाला, ठीक है। अब तीसरा है एक अन्य मनस्क या लापरवाह संदेश प्राप्त करता। देखो ये कैसा होता है, अन्य मनस्क मतलब जिसका मन कहीं और हो। इस शब्द का अर्थ है अन्य मनस्क मतलब उसका दिमाग कहीं और था, मन कहीं और था। अब यहां से मान लीजिए माँ ने कहा कि थोड़ा आवाज लगा कि जाओ नमक ले आना, ठीक है, बच्चे को पैसा दिया बोल के नमक ले आना, ठीक है, उसका दिमाग कहीं और था। संदेश प्राप्त करने वाला कमजोर है, वो गया, उसने नमक की जगह शक्कर ले आई, तो ये क्या हुआ, अन्य मनस्क। तो ये भी क्या है, रुकावट है। फिर संकेत तथा विशिष्ट मुद्रा जो संदेश को विकृत कर देती है। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा संकेत बना के भेजा संदेश में कि अगले वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो क्या अर्थ निकालेगा उसका, तो ये क्या करता है, संदेश को विकृत कर देता है, ठीक है। फिर अगला है एक दयनीय दूरभाष संबंध, मतलब वही है कि फोन पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आवाज नहीं आ रही है, नेट का इशू है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण डिकोडिंग, हो सकता है यहां से कोडिंग तो सही हो, वहां कुछ इशू के कारण वो डिकोडिंग जो संदेश प्राप्त करता है उसको सही आपका वो नहीं मिल रहा हो, सही संदेश प्राप्त नहीं हो रहा है, तो त्रुटिपूर्ण डिकोडिंग भी ध्वनि या रुकावट में उदाहरण होंगे, ठीक है। अब मेरे को ये लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लेके बताया है इस चीज को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अब संप्रेषण का महत्व, अच्छा आपको समझ में आ रहा है, आप एक बार थम्स अप करो जरा, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं अकेले तो नहीं बोल रही हूँ, आ रहा है समझ में। हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू। अब मुझे लग रहा है कि आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब हम संप्रेषण का महत्व समझते हैं कि संप्रेषण का महत्व क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। संप्रेषण क्या है, सहयोग और औद्योगिक क्रांति को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं
जैसे लोग इंस्पायर होंगे तो क्या होगा, अच्छा औद्योगिक क्रांति नहीं यार, औद्योगिक शांति है, सॉरी, औद्योगिक शांति को बढ़ाती है। किसी उद्योग में या किसी फैक्ट्री में, हमने शुरू में एक फैक्ट्री ली थी, फैक्ट्री में क्या होगा, यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लोगों के विचार उनको पता रहेंगे, हमारे गोल्स ये हैं, हमको अचीव ये करना है, तो वो आपस में सहयोग करके काम करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या करेगी, औद्योगिक शांति को बढ़ाएगा संप्रेषण। दूसरा, उद्यम के निर्विघ्न संचालन में सहायता करता है। यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, मान लीजिए किसी मजदूर ने कहा मुझे तो 10,000 सैलरी मिलती है और कोई दूसरा क्या कहता है नहीं मुझे तो 20,000 मिलती है, और काम दोनों सेम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे में लड़ाई होगी। भाई ये कहेगा ना कि मुझे भी 20,000 की सैलरी चाहिए, क्यों मुझे कम मिल रही है जबकि हम काम तो सेम कर रहे हैं। तो यदि संप्रेषण प्रॉपर होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा कि नहीं भाई सभी ये काम करने वालों को 10,000 सैलरी है, ये काम करने वालों को 20,000 है, फिर ये काम करने वाले को 25,000 है, तो इन सबको भी क्लियर रहेगा कि हाँ इसको इतनी मिलती है, इसको इतनी मिलती है, क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं तो सेम सैलरी है। तो इससे क्या होगा, फैक्ट्रियां या कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो आराम से चलेगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं होगा। फिर समन्वय के आधार के रूप में कार्य होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन करके लोग कार्य कर लेंगे। निर्णय लेने की क्षमता के आधार के रूप में कार्य करती है कौन, संप्रेषण। यदि आपस में इनके अंदर बहुत अच्छी समझदारी है तो किसी भी स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता जो है संप्रेषण के माध्यम से आएगी। मान लीजिए इनके अंदर, मान लीजिए इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं इससे हम संतुष्ट हैं, तो क्यों ना हम एक दिन फ्री में फैक्ट्री के लिए काम करें। या ये भी हो सकता है ये कहें कि मान लीजिए कोई आपदाई, कोई भूकंप आया तो हम अपनी 1 डे की सैलरी डोनेट करना चाहते हैं, हो सकता है ये सारे लोग अपनी 1 डे की सैलरी डोनेट कर दें, तो क्या होगा, निर्णय लेने के लिए भी संप्रेषण जरूरी होगा। ऐसा थोड़ी है कि मालिक अकेले कह दे कि नहीं इनकी 1 डे की सैलरी काट के और दे दो, ऐसा नहीं होगा, ये आपस में निर्णय करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका संप्रेषण सही है, इनके अंदर आपसी समन्वय है, वार्तालाप है। अच्छा, फिर ये क्या करती है, प्रबंधकीय गुण को, कुशलता को बढ़ाता है, यानी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत दक्ष होगा, कुशल होगा, और यहाँ पर लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपस में उनके बीच समन्वय है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ठीक है। अब इसके प्रकारों को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण संप्रेषण के प्रकारों की व्याख्या इसमें है, अधोमुखी संचार यानी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, अधोमुखी यानी नीचे, ठीक है। तो जब संदेश का प्रवाह संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से अपने अधीनस्थों को ऊपर होता है, मान लीजिए ये ऊपर है, ये कोई बॉस है, ठीक है, ये अपना बॉस है, और ये बॉस ने नीचे लोगों को कम्युनिकेट किया, तो ये किस टाइप का संचार होगा, अधोमुखी संचार होगा। कोई आदेश भेजेगा, कोई सूचना भेजेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, अधोमुखी संचार। जैसे मान लीजिए कोई जॉब करता है और कोई उसको सूचना आई, जैसे ही आज सूचना आई कि कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है, तो ये क्या होगा, अधोमुखी संचार होगा। ऊपर से नीचे आया आदेश, ऊपर से नीचे आई सूचना, ठीक है। ये इस प्रकार के संचार क्या होते हैं, आदेशात्मक होती है इनकी, ये ज्यादातर आदेशात्मक होते हैं। ये जो सूचनाएं हैं जो ऊपर से नीचे आती है, जैसे देखिए सीएम है तो सीएम क्या करेंगे, नीचे वाले सबको आदेश देंगे ना, आदेश देंगे, तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, एक तो क्या है, अधोमुखी है, दूसरा क्या है, आदेशात्मक है, ठीक है, आदेशात्मक है। और तीसरा इसके अंतर्गत क्या होगा, लिखित भी हो सकता है या मौखिक आदेश होगा। परिपत्र, नियमावली, मार्गदर्शन, बजट स्वीकृति, कार्मिक सम्मेलन, ये सब गवर्नमेंट में ज्यादातर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट संगठनों में ये चीजें होंगी, लेटर्स होंगे, सर्कुलर्स होंगे, ठीक है, नियम होंगे, निर्देश होंगे, बजट होंगे, तो सब क्या है, लिखित या मौखिक आदेश आएंगे ऊपर से नीचे तक, तो ये होगा अधोमुखी संचार। अब एक होता है ऊर्ध्वमुखी संचार यानी अपवार्ड, अब ये क्या चलेगा, नीचे से ऊपर चलेगा। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें सोपान तंत्र में निचले स्तरों से संदेश उच्च स्तर के अधिकारियों को अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की ओर भेजे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई निर्देश ऊपर से आया है ना, आपको नहीं आ रहा समझ में या कुछ, तो आप जो निचले स्तर का कर्मचारी है, नीचे में जो काम कर रहे हैं, वो जब ऊपर अपने बॉस को बोलेगा, बॉस को कोई चीज कहेगा, तो वो क्या होगा, ऊर्ध्वमुखी संचार, ठीक है।
अब इसकी प्रकृति क्या है? प्रार्थनात्मक। अब आपको अपने बॉस से छुट्टी लेनी है, लीव लेनी है, कुंभ स्नान के लिए जाना है, तो क्या होगा? प्रार्थना करेंगे कि प्लीज सर छुट्टी दे दो, हमें भी कुंभ स्नान के लिए जाना है। तो ये क्या हुआ? ये प्रार्थनात्मक हुआ। ठीक है, इसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य की समस्याओं से अवगत कराया जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया कि भाई ये 4 काम 5 काम करके लाइए। आपने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, चौथे काम में आपको दिक्कत आ गई। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करूं, ऐसा करूं या ऐसा करूं। तो आप क्या करेंगे? आप बॉस को पूछेंगे, कहेंगे कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, बताइए आप कैसे करना है। तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी समस्या को बता रहे हैं अपने बॉस को। तो ये क्या हुआ? ऊर्ध्वमुखी। अब इसके अंतर्गत निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो मौखिक प्रार्थना करोगे, दूसरा अनुमति मांगोगे कि प्लीज मेरे को छुट्टी दे दो, और अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करोगे। मतलब जो साल भर में सीआर भी बनती है ना, सीआर हो गई या कोई और चीज, अपनी मंथली रिपोर्ट हो गई, आपने कोई चीज की मंथली रिपोर्ट बना के प्रस्तुत करी तो वो भी रिपोर्ट होगी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। आप कोई सुझाव देंगे या विचार विमर्श के लिए लिखित या मौखिक अनुरोध करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप नीचे से ऊपर की ओर बोलते हैं, अपने बॉस को बोलते हैं, ये सब क्या आएगा? ऊर्ध्वमुखी संचार आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समस्तरीय संचार, लैटरल। समस्तरीय संचार क्या होता है? लैटरल, यह संचार समान स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विभागाध्यक्षों के बीच होता है। अब इसमें देखो, अब इसका एग्जाम्पल बताती हूं। मान लीजिए आप सब सुपरवाइजर बन गए, इस क्लास में 68 लोग हैं। ठीक है, आप सब सुपरवाइजर बन गए, अभी 68 दिख रहे हैं। तो आप जब सब लोग सुपरवाइजर बन गए तो क्या हुआ? कोई किसी की पोस्टिंग कटनी में है, किसी की जबलपुर में है, किसी की रीवा में है, किसी की सतना में है, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो गए। अब आपने क्या किया कि कोई ऊपर से लेटर आया कि ये जानकारी भेजनी है, तो अब ये जबलपुर वाली, इसकी सहेली कटनी में है, तो ये इसको फोन लगाएगी, तुम्हारे यहाँ ये जानकारी कैसे बना रहे हैं, मेरे को भी बता दो। फिर कटनी वाली सतना वाली को फोन लगा लेगी कि तुमको पता है ये ऐसी जानकारी बन रही है, तुम बना रही हो कि नहीं बना रही हो, चलो ऐसा ऐसा बना लो। रीवा वाली सतना वाली को लगा लेगी कि क्या चल रहा है हाल चाल, तो ये बता देगी देखो इस समय ये वाली जानकारी मांगी है, हम लोग ये बना रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? बोले हम तो कुछ नहीं कर रहे। बोले तो तुम भी बनाओ, तो ये भी बनाने लगी। ये क्या हुआ? सब सुपरवाइजर हैं, एक ही लेवल पे हैं, और इनके बीच में जो संचार हो रहा है, आपस में संचार हो रहा है, ये क्या होगा? समस्तरीय संचार। जब समान स्तर के कर्मचारियों या समान स्तर के अधिकारियों या समान स्तर के ऑफिसर्स के बीच में संचार होता है, तो ये क्या होता है? समस्तरीय संचार होता है। ये बहुत स्वाभाविक प्रकृति का होता है। एक जिले का कलेक्टर यदि दूसरे जिले के कलेक्टर से बात करता है तो क्या होगा? ये भी समस्तरीय संचार होगा। ठीक है, एक ही ऑफिस में सुपरवाइजर 4 हैं या 6 हैं और वो आपस में बात करती है तो भी ये समस्तरीय संचार होगा। ठीक, इसमें लिखित, मौखिक रिपोर्ट या समूह कार्य या आपसी संपर्क आदि तरीके अपनाए जा सकते हैं। आपस में बात कर सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल होता है कि कोई इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया कि क्या कैसा है। अब इसमें एक संचार होता है विकर्ण या आड़ा संचार। ठीक है, देखो हमेशा हायरार्की ऐसी होती है, ऊपर एक ही बॉस रहेगा, ऊपर एक बॉस रहता है और नीचे कर्मचारी और ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है, सबसे नीचे में सबसे ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग रहेंगे और बॉस यहाँ रहेगा सबसे ऊपर में, तो बॉस एक रहेगा। आड़ा संचार क्या होता है? जब संगठनात्मक संचार का वह रूप जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी पदानुक्रम की परवाह किए बिना एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, और विकर्ण संचार संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न स्तरों के बीच अंतः क्रियात्मक संवाद को सुगम बनाता है, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचार दोनों तत्वों को एकीकृत करता है। अब समझो आड़ा संचार क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा? बॉस ने ऊपर से नीचे बोला तो क्या हो गया? अधोमुखी। नीचे से ऊपर बोला, नीचे वाले ने ऊपर से बोला तो क्या हो गया? ऊर्ध्वमुखी। समान लेवल पे हमने बात करी तो क्या हो गया? समस्तरीय। अब बात हो रही है ऐसी, मान लीजिए कोई यहाँ है और बात कर रहा है वो यहाँ है और यहाँ बात कर रहा है, या कोई यहाँ है वो यहाँ बात कर रहा है, आड़ी बात कर रहा है। इसका उदाहरण समझो। इसमें क्या होता है कि पदानुक्रम नहीं देखा जाता है कि कौन किस पद पे है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे विभाग के किसी और कर्मचारी से बात कर लेगा तो
ऐसा संचार कहलाता है विकर्ण या आड़ा संप्रेषण। ठीक है, क्या कहलाएगा? विकर्ण या आड़ा संप्रेषण। इसका उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि ऐसा उदाहरण, हाँ, एक देखो स्कूल सबने देखा है, ऐसा मैं उदाहरण बताना चाह रही थी जो आप जल्दी समझ पाए। कई स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे होते हैं, तो ये एक स्कूल है, स्कूल 1, ये है स्कूल 2। इस स्कूल में प्रिंसिपल भी है, ठीक है, इस स्कूल में भी प्रिंसिपल है, इस स्कूल में कई टीचर हैं और क्लरिकल स्टाफ है। इस स्कूल में भी प्रिंसिपल हो गए एक, इसके भी प्रिंसिपल हो गए, इसके में टीचर है, ठीक है, ये टीचर हो गए और ये इनका क्लरिकल स्टाफ हो गया। अब इस स्कूल के प्रिंसिपल ने ये देखा कि इनका जो क्लरिकल स्टाफ है इससे काम नहीं बन रहा है, इसको कुछ काम नहीं आ रहा है, अब ये परेशान है, तो ये क्या करेंगे? इन्होंने डायरेक्ट कॉल किसको करा? यहां के क्लरिकल स्टाफ को, ठीक है, किसी दूसरे के क्लरिकल स्टाफ को इन्होंने कॉल करा, और जब कॉल करके बात करी तो ये क्या कहलाएगा? विकर्ण या आड़ा संप्रेषण। ठीक है, समझ आ गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट संवाद कि नेक्स्ट क्या है। तो औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं इसको। अब इसको मैं बाद में समझा दूंगी, पहले मैं आपको समझा दूं तो औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। ये है एक ऑफिस, अब भी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। ये है एक ऑफिस और इस ऑफिस में 10 महिलाएं हैं, 10 फीमेल्स, ठीक, 10 फीमेल्स हैं। इनके बीच में बात हो रही है कि आज ये रिपोर्ट बनानी है, चलो सबको रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बन गई। फिर इनके बीच में बात हो गई कि ये वाली रिपोर्ट भेजनी है, भेजी कि नहीं भेजी, चलो इसको जल्दी बना के भेज दो, चली गई। बॉस आया, बॉस ने बोला क्या कर रहे हो, इस सबने बताया कि ये रिपोर्ट बन गई, ये, फिर बॉस ने बोला कि ये कर लो और कर लो, ठीक है, ये सब हो गया, सारी बातें हो गई। अब उसके बाद इनका लंच टाइम हुआ, ये सब लंच कर रही हैं, ठीक है, कहानी सुनना, लंच कर रही हैं। लंच में अब क्या बता रही है? एक बताना चालू करी, इसका नाम मान लीजिए कुछ आर से, इसका नाम एस से है, इसका नाम और टी से है, यू से है, वी से, कुछ भी, ठीक है। अब ये बताना चालू करती है कि आज मैंने लंच में ये लाया है। अभी तक जो बात हो रही थी ये कौन सा संचार था? औपचारिक संचार, ठीक है। अभी तक जो बात हो रही थी फॉर्मल बात हो रही थी, औपचारिक संचार चल रहा था। अब जैसे ही लंच चालू हुआ, इसने बताया क्या बताऊं, आज बहुत मेहमान आ गए थे और मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत काम किया मैंने घर पे। फिर ये बताने लगी क्या, हाँ मैं भी इस समय बहुत परेशान हूँ, बहुत मेहमान आते हैं। फिर कोई और अपना बता रही है, मेरी सास ने आज मुझे बहुत सारी गालियाँ दी। फिर किसी ने बताया कि क्या बताऊँ, आज तो मेरे पति से मेरा बहुत झगड़ा हो गया। तो ये जो बातें हो रही हैं ये क्या हो रही हैं? ये सारी बातें अनौपचारिक संप्रेषण है, ठीक है। ऐसे याद रखो, जो बात किसी काम से रिलेटेड हो रही है वो बात होगी औपचारिक संप्रेषण, और जो बात फालतू की बकवास हो रही है वो सारी होंगी अनौपचारिक संप्रेषण। जैसे एक वो कहते हैं ना, आओ बहन चुगली करें, वो सारा क्या होगा? अनौपचारिक संप्रेषण। उसके अलावा जितनी बातें सारी औपचारिक संप्रेषण में आएंगी, ठीक है। अब ये औपचारिक संप्रेषण को आगे समझते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये वो संप्रेषण है, ये वो कम्युनिकेशन है जो संगठन के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य नियम और अधिनियम के तहत प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यानी किसी ऑफिस में जब काम के लिए जब कोई बात होती है, काम के लिए कोई चीज बताई जाती है, तो वो क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नियम अधिनियम के तहत अगर इसका उपयोग कर रहे हैं बातचीत में, तो ये क्या होगा? औपचारिक संप्रेषण। ये तब प्रयुक्त होगा जब संदेश भेजने वाले और संबंध पाने वाले के बीच आधिकारिक संबंध होगा, ठीक है। और इसके ये मुख्य रूप से क्या होगा? लिखित रूप में ही होगा। थिल और बोवी ये चिंतक हैं, इन्होंने इस पे काम किया है। तो इनने क्या कहा कि संप्रेषण का वह प्रवाह है जो आदेश की एक शासकीय कड़ी का अनुसरण करता है, यानी शासकीय कार्य जो इसमें होते हैं, इसलिए इसे उचित प्रक्रिया या श्रृंखला के अनुसार होने वाला संप्रेषण भी कहते हैं। संगठन में औपचारिक संप्रेषण के कई प्रकार हो सकते हैं। अब देखो, इसने इसके प्रकार भी बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला है एकल श्रृंखला, सिंगल चेन। ये दरअसल
ये संचार दरअसल एक पर्यवेक्षक और उसके अधीनस्थ के मध्य स्थापित होता है। क्योंकि संगठनिक संरचना में बहुत सारे स्तर होते हैं, तो एकल श्रृंखला के द्वारा संप्रेषण का प्रवाह पर्यवेक्षक से उसके अधीनस्थ की ओर होता है। देखो ऐसा समझो, ये एक व्यक्ति है और ये उसके नीचे 3 व्यक्ति हैं। ये इससे बात करेगा तो एकल श्रृंखला बनेगी, ये इससे बात करेगा तो एकल श्रृंखला बनेगी, ये इससे बात करेगा तो एकल श्रृंखला बनेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, एकल श्रृंखला, सिंगल चेन। अब क्या है, एक है चक्र श्रृंखला। इसमें सिर्फ अधीनस्थ सिर्फ एक अधिकारी से ही संप्रेषण प्राप्त करते और वो अधिकारी चक्र श्रृंखला का केंद्र बिंदु होता है, लेकिन अधीनस्थों को आपस में संप्रेषण करने की अनुमति नहीं होती है। यहां बीच में एक है, एक व्यक्ति है, ये है। अब इसमें क्या है, ये देखो, ये है, एक ये है, ये है और ये है। ये इससे बात करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, लेकिन ये चारों आपस में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये चारों जो है आपस में बात नहीं करेंगे। अब गोल में देखो, गोल में क्या होता है, इसमें संप्रेषण एक गोलाकार गोले में ही प्रसारित होता है, अतः हर व्यक्ति अपने साथ के 2 व्यक्तियों के बीच ही संप्रेषण कर सकता है। यह संप्रेषण तंत्र का सबसे धीमा माध्यम है। ये है, ये और ये सिर्फ इससे बात करेगा और इससे बात करेगा। फिर ये जो है, ये इससे करेगा और इससे करेगा, ये इससे करेगा और इससे करेगा। ठीक है, ये केवल आपस में 2 लोग भी बात करेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपस में केवल ये 2 लोग बात करेंगे, बाकी ना ये इससे करेगा ना ये इससे करेगा, कोई संबंध नहीं है। अब आता है स्वतंत्र प्रवाह श्रृंखला, फ्री फ्लो चेन। इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने हेतु आजाद होता है, अतः संप्रेषण का सबसे तीव्रतम रूप है। मतलब ये आदमी है, अब ये सबसे बात कर लेगा भाई, और सब इससे भी बात कर लेंगे। ठीक है, सब इससे बात कर लेंगे और ये सबसे बात कर लेगा। विलोम श्रृंखला, इस व्यवस्था में अधीनस्थ सिर्फ अपने एकदम ऊपर के अधिकारी और उसके ऊपर के अधिकारी के मध्य ही संप्रेषण करेगा। यह संप्रेषण केवल निर्धारित श्रृंखला में ही संभव है। ठीक है, मतलब ये है, इसके नीचे वाला ये और इसके नीचे वाला ये, और ये इससे बात करेगा और बस इससे करेगा, इसके अलावा ये अब किसी से नहीं करेगा। ठीक है, इसमें मैं बताना चाह रही थी कि ये जो है, ये वाले, ये आपस में भी बात करेंगे। ये इससे भी बात कर लेगा, इससे भी बात कर लेगा, इससे भी बात कर लेगा, ये इससे बात करेगा, इससे और ये आपस में भी कर लेंगे। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको दिमाग में याद रहे। वैसे इतना अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन समझ के लिए जानना जरूरी है। अब आता है अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार के संप्रेषण, ये वे संप्रेषण होते हैं जो व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य होते हैं और जो आधिकारिक तौर पर घटित नहीं होते। मतलब कोई आधिकारिक इसमें बात नहीं होती। मैंने बताया ना, ये क्या कहते हैं, आओ बहन चुगली करें, ये इस टाइप का संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है, अनौपचारिक बातें होती हैं, तो इसके माध्यम से विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान निर्बाध रूप से होता है। आराम से बात कर रहे हैं, किसी के बारे में भी बात कर लेंगे, किसी की साड़ी को लेके भी बात कर लोगे, किसी के खाने को लेके भी बात कर लोगे, किसी के सौंदर्य को लेके भी बात कर लोगे। तो इस तरह के संप्रेषण को अंगूर लता संप्रेषण भी कहते हैं। भाई अंगूर की लता क्या होती है, अंगूर की बेल जिसमें अंगूर फलते हैं। कहीं पे भी किसी से भी बात, यहाँ वहां सब जगह फैल जाएगी, जैसे बेल फैल जाती है, बस ऐसे ये संप्रेषण है। इससे भी बात, इससे भी बात, इसकी भी बात, उसकी भी बात, सबकी बात यही है। ठीक है, इसमें कोई आधिकारिक स्तर नहीं होता, सब जगह वार्तालाप होती है। ठीक है, और इस संप्रेषण की आवश्यकता कर्मचारियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान करने हेतु पड़ती है। अनौपचारिक संप्रेषण में इकहरी श्रृंखला, गपशप, अफवाह, समूह, संभाव्यता को शामिल किया जा सकता है, और इसमें सबसे बड़ी बाधा अफवाह है। देखो, इस टाइप की बात में एक चीज होती अफवाह। अफवाह का मतलब है किसी के बारे में कोई भी बात कहते हैं ना, बिना सिर पैर की। ठीक है, उसी को तो अफवाह कहते हैं। अब इसके भी ये कुछ प्रकार लिखे, जैसे इकहरी श्रृंखला, तो क्या होगा, 2 व्यक्तियों के मध्य बात होगी, विचारों का आदान प्रदान, 2 व्यक्ति जो है आपस में बात करेंगे, ये है इकहरी श्रृंखला। ये यहाँ बैठ गई एक, जैसे मोहल्ले में क्या होता है, जो थोड़ी सियानी हो जाती हैं तो 2 महिलाएं बैठ गई। अब ये अपनी बहू की बुराई बता रही, ये अपनी बहू की बुराई बता रही, बस दोनों लगी हैं।
ठीक है, ठंडी का टाइम है, बढ़िया धूप सेकेंगे, एक दूसरे की बुराई। तो अब आप समझ लो ये है कहेरी श्रृंखला। और ये क्या है? अनौपचारिक संबंध। भाई बहू की बुराई बताना अनौपचारिक संबंध हो गया। अनौपचारिक संबंध नहीं, अनौपचारिक संचार। ठीक है, फिर गपशप अफवाह, ये क्या है? संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तीसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त होती है। इसमें विषय वस्तु का विशेष ध्यान न देकर उसके प्रभावों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या होता है? गपशप और अफवाह। अब यहाँ पे दो थे ना, अभी इसमें दो से ज्यादा हो जाएंगे, 3-4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये दो बात कर रही थी, मान लीजिए इतने में ये तीसरी पहुंच गई, क्या बात कर रही हो तुम? फिर इसने बताया कि अरे इसकी बहू ने कल इसको खाना नहीं दिया, ये भी उसमें शामिल हो गई। अच्छा, फिर ये भी उसमें शामिल हो गई। पर अब जैसे ये पहुंची तो ये लोगों ने क्या बोला? देखो उसके सामने मत बताना, नहीं तो वो मेरी बहू को बता देगी। तो क्या हुआ? इसमें बात तो वो करेंगे, लेकिन क्या प्रभाव का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो बात है ये कहीं तीसरे तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये क्या होगी? गपशप होगी, अफवाहें होंगी। फिर क्या हुआ? एक है समूह, क्लस्टर। इस संप्रेषण में कुछ विशेष समूह के अंतर्गत किसी विषय पर विशेष रूप से विचार विमर्श कर उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यह अनौपचारिक संप्रेषण का सबसे लोकप्रिय और सार्थक माध्यम है। अब ये समूह का समझो, ये क्या कह रहा है? एक कोई समूह है, जैसे महिलाओं का एक समूह हुआ, आपके मोहल्ले की कोई कमेटी हुई, जैसे रामायण मंडली हुई। ठीक है, तो रामायण मंडली थी और आज उसकी बैठक थी और ये सब महिलाएं आ गई, 10-15 महिलाएं हैं, सब यहाँ पे आज बैठक करने आई। अब ये बैठक करने आई तो ये 10-15 महिलाएं हैं, इन्होंने आपस में क्या विचार विमर्श किया कि बहुत दिन से अपन ने रामायण नहीं करी, चलो एक काम करते, सोमवार को अपन रामायण कर लेते हैं मंदिर में। ये इनके बीच में क्या हुआ? निष्कर्ष निकला, इनकी बातचीत का निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो ये क्या है? समूह का वार्तालाप है, और समूह का वार्तालाप के साथ निष्कर्ष भी निकलना जरूरी है। ठीक है, तो अनौपचारिक संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम यही है कि कोई समूह रहेगा, महिलाओं का नहीं, मतलब कोई भी समूह हो सकता है जिसमें वो किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं। फिर आती है संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है? भविष्यगत योजनाओं के बारे में विचार विमर्श होता है। इसमें विषय वस्तु के संबंध में कभी कभी पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है, केवल अनुमान लगा सकते हो, और इसका सबसे बड़ा दोष अफवाहों का प्रसार है। ठीक है, मान लीजिए किसी का मकान बन रहा है। ठीक है, किसी का मकान निर्माणाधीन है, मकान अभी बन रहा है, अभी कितना थोड़ा बहुत, बस नींव वीव खुदी है, बस काम चालू है, मकान बन रहा है। अब क्या हुआ? यही जो मंडली की महिलाएं हैं, अब सुन लो, यही मंडली की महिलाएं हैं और ये कहती हैं, मान लीजिए कि जिसका भी मकान बन रहा है, मान लो कोई भी भाभी है, तो कहेंगी कि भाभी जी आपका मकान बन रहा है और ये लगभग हमको लगता है कि अभी 6 महीने में पूरा हो जाएगा, तो हम क्या है आपके यहाँ रामायण करेंगे। अब ये भाभी जी क्या कहती हैं? हाँ ठीक है। लेकिन देखो अभी इसको भी नहीं पता है कि 6 महीने में पूरा होगी कि नहीं पूरा होगा, कुछ नहीं पता है। ये भी अनुमान लगा रही है और ये भी अनुमान लगा रहे हैं। अब इससे क्या होगा? अफवाहें, इसमें अफवाहों का प्रसार कैसे होगा? मान लीजिए 6 महीने में इसका मकान पूरा नहीं हुआ, अब इसने नहीं कराई रामायण, तो क्या अफवाह होगी कि देखो इसने कहा था, इसने नहीं कराया। समझ गए? तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये होती है कि क्योंकि चूंकि एक डेफिनेट चीज नहीं होती है ना, निर्धारित होगा नहीं, तो जब निर्धारित नहीं होगा तो उससे क्या होगा? अफवाहें फैल सकती हैं। ठीक है, अब आता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। और एक होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर ऐसा। ठीक है, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण होता है खुद से बात करना, खुद के अंदर से बात करना, अपने अंदर बात करना। ठीक है, जब हम अपने आप में बात करते हैं तो यही होता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। जब हम स्वयं से बात करते हैं, खुद के विचारों, भावनाओं, खुद की चीजों का हम मूल्यांकन करते हैं, और जब हम शांत बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने ये काम किया था, क्या ये सही था, या मैंने ये काम किया था, क्या ये सही नहीं था। जब हम अपने से स्वयं से बातें करते हैं तो यही होता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है,
और ये है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच बातें होती है, उनके विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, आमने सामने से होगा तो होगा अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक संदेश देगा, दूसरा ग्रहण करेगा, आमने सामने। और इसमें परिस्थिति के अनुसार संप्रेषक और ग्रहीता और संप्रेषक की भूमिका अदा करता है। मतलब एक बोलेगा, एक सुनेगा, फिर ये सुनेगा, वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, वो सुनेगा। तो क्या होगा, जब एक संप्रेषक होगा, ये संप्रेषक होगा, तो ये ग्रहण करने वाला होगा ग्रहीता, और जब ये संप्रेषक होगा तो ये क्या होगा, ये ग्रहीता होगा, ये ग्रहण करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगी, बातचीत होगी, पठन पाठन से होगी, या कथन बोलने और सुनने से होगी, संकेत और स्पर्श वगैरह का भी इसमें उपयोग हो सकता है। ठीक है, अब आता है समूह संप्रेषण। समूह संप्रेषण में व्यक्तियों का समूह, संप्रेषक और श्रोता, प्रत्यक्षतः विचारों एवं अनुभवों का संप्रेषण करता है। ठीक है, और समूह का निर्धारण सामान्य हितों, सामान्य मूल्यों के आधार पर होता है। पूरा समूह पूर्व निश्चित स्थान और समय पर एकत्रित होता है। इसमें सूचना एक स्थान पर एक समय में प्रेषित की जाती है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है और फीडबैक के अवसर उपलब्ध रहते हैं। कोई व्यक्ति, बड़ा समूह है, ठीक है, और सब अपनी बात कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बैठक हो रही है ना, किसी बैठक की हम बात करते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई एक दल है, कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, एक ये है राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल में चुनाव के पहले बैठक हो रही है, यहाँ पे सारे कार्यकर्ता आए हैं, ये अध्यक्ष जी हैं इनके, ठीक है, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष हैं और सारे कार्यकर्ता आए हैं, तो ये अध्यक्ष क्या करेंगे, सबकी बात सुनेंगे, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में ये है, मेरे क्षेत्र में ये है, मेरे क्षेत्र में ये है, ऐसा है, हमको ये करना चाहिए, करना। तो ये क्या होगा, इसमें ये अपनी बात करेंगे और ये सारे समूह के लोग एक व्यक्ति से अपनी बात करेंगे। ये होता है समूह संप्रेषण। ठीक है, और इनका समूह का निर्धारण कैसे होगा, इन सबके सामान्य हित हैं, समान मूल्य हैं कि हमें चुनाव जीतना है किसी भी प्रकार से। भाई कोई भी राजनीतिक दल है, उसका एक मोटिव होता है कि इलेक्शन है तो हमें इलेक्शन जीतना है। तो यहां पर क्या है, समूह के हर व्यक्ति की बात सुनी जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जन समूह संप्रेषण। इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है जन, एक होता है समूह। ठीक है, और जन शब्द अंग्रेजी के मास से बना है। मास यानी क्या होता है, भीड़, समूह। और भीड़ और समूह क्या होता है, जनता से, समूह और जनता से भिन्न होती है। भीड़ जो होती है ना, ये समूह और जनता से भिन्न होती है। भीड़ शब्द कभी भी जनता और समूह का स्थान नहीं ले सकता। समूह की भांति जन समूह निश्चित स्थान पर एकत्रित न होकर बिखरा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, एक विशाल समूह तक संचार माध्यमों, साउंड क्लियर नहीं है, यहां से तो सब सही है, साउंड सबका क्लियर नहीं है क्या, प्लीज बताइए कि क्लियर है। क्लियर है, आपका नेट चेक कर लो यार। तो विशाल समूह तक क्या होता है, संचार जो है इसके माध्यम से। अब इसका उदाहरण समझो, उसका उदाहरण समझो। ये एक नेताजी हैं, नेताजी आए हैं भाषण देने। ठीक है, ये नेताजी हैं, ये क्या है, ये भाषण देने आए हैं और ये भाषण होने वाला है इनका। अब यहाँ पर क्या है, पब्लिक है, बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, यही भीड़ क्या है, इसी भीड़ को कहते हैं मास। ठीक है, इसी भीड़ को इंग्लिश में कहते हैं मास। इसी को क्या कहते हैं, जन समूह। इसी को क्या कहते हैं, जन समूह। तो ये जो भीड़ है, अब आपने देखा होगा नेताओं की रैली में, हाँ, आपने देखा होगा कि कोई नेता है, वो आए भाषण देने। ठीक है, अब ये रैली है, रैली में ये है। अब आप क्या सोचते हैं, रैली में क्या सब लोग इधर रहते हैं, कोई यहाँ गुटखा खा रहा है, कोई यहाँ चाय पी रहा है, कोई यहाँ तंबाकू मांग रहा है, कोई बच्चे को घुमाने ले गया, है ना, किसी को भूख लग गई तो बोले अभी चलो और थोड़ा दूर से आते हैं, बोले अभी रिश्तेदारी में भी आते हैं, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई बाल बना रहा है, कोई कान खुजा रहा है, बस यही तो चलता है, भीड़ ऐसी ही होती है ना। तो ये क्या है, ये भीड़ है। अब इसमें जो नेताजी भाषण दे रहे हैं वो क्या है,
वो अपने संदेश को और अपनी सूचना को एक बड़े समूह तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना भाषण को क्या कर रहे हैं, इस बड़े समूह तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, जैसे उदाहरण देखो, क्या है, सभा या कोई सम्मेलन होगा, कोई नेटवर्किंग होगी, वेबिनार होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जन समूह संप्रेषण है कि एक बहुत बड़े भीड़ तक आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये है। अब ये है शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। तो इसमें क्या है, भाषा को केंद्र में रखकर जब संप्रेषण के यह प्रकार किए गए हैं, जब शब्दों का सर्वाधिक उपयोग होता है या शब्दों के माध्यम से होता है, तब शाब्दिक, और जब संकेतों, भंगिमाओं, चित्र, संगीत, शिल्प के माध्यम से होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, किसी ने, एक लड़के ने एक लड़की को बोला आई लव यू। ठीक है, ये बोला उसने, तो ये क्या हुआ, शाब्दिक संचार। ठीक है, शब्द से। और उसने एक चिट्ठी में ऐसे दिल बनाया, कुछ काटा पीटा जो भी करता होगा, ठीक है, और भेज दिया, तो ये क्या है, अशाब्दिक संचार। क्यों, क्योंकि ये संकेत के माध्यम से भेजा है। ओके, अब मान लीजिए उसने यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे यू लिख दिया, लेकिन लव तो उसने लिखा ही नहीं, लेकिन वो दिल बनाया, तो वो किससे बनाया, संकेत से बनाया, तो ये क्या हुआ, अशाब्दिक संचार। ओके, अब है मौखिक या लिखित संचार। तो मौखिक मतलब जो बोल के किया गया, जो बोला, ठीक है, तो वही क्या हुआ, मौखिक संचार हो गया। और इसमें क्या होगा, दोनों पक्षों के बीच में प्रत्यक्ष संवाद होगा, चाहे बात करेंगे दूरभाष में, फोन पे, या किसी संगोष्ठी में भाग लेंगे, कोई कवि सम्मेलन वगैरह में रहेंगे, तो ये क्या होगा, मौखिक संचार। और लिखित संप्रेषण क्या होता है, इसमें क्या होगा, पत्र होंगे, समाचार पत्र होंगे, जो न्यूज़पेपर रोज आते हैं, ये सब लिखित संप्रेषण है। डायरी हुई, हैंडबुक हुआ, सुझाव पुस्तिका हुई, ये सब होते हैं लिखित संप्रेषण। इस संप्रेषण के दौरान क्या होगा, भाषा में सरलता होगी, स्पष्टता होगी, क्रमबद्धता होगी, पूर्णता होगी। ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि लिखते समय आप बोलकर, देखो बोलने में तो क्या होता है, एक बार समझ में नहीं आया तो आप दोबारा बोल सकते हो, एक टाइप से समझ में नहीं आया दूसरे टाइप से बता सकते हो, लेकिन लिखने में तो आपको ऐसा लिखना है कि सामने वाले व्यक्ति को पढ़ के ही समझ में आ जाए, तभी तो आपकी लेखन शैली की कला है। तो इसमें क्या होगा, एक तो सरल भाषा में लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे, क्रमबद्ध होगा, स्पष्टता होगी, है ना, पूर्णता भी होगी, तभी तो उसको समझ में आएगा। अब आंतरिक संचार वह संचार होता है जो संगठन तथा कार्मिकों के मध्य के संबंधों पर आधारित होता है। और बाह्य संचार क्या होता है, जो संगठन और जनसाधारण के बीच होता है। आंतरिक संचार क्या है, ये एक फैक्ट्री है, हमने बताया फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के मालिक है और उसके कर्मचारी, तो यहाँ अंदर जो संचार होगा ये क्या हुआ, आंतरिक संचार। और ये संचार है, और इसके जो कस्टमर हैं, जिनको ये सामान बेचता है, ये है इसके कस्टमर, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो संचार होगा वो होगा बाह्य संचार। ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार संगठन के कार्मिकों के मध्य होने वाला संचार है। हमने ऊपर पढ़ लिया था, अंतरवैयक्तिक क्या है, दो लोगों के मध्य होने वाला संचार। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे। आज की क्लास ने बहुत टाइम लिया है, टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मेरे कोशिश ये है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। मैं कोशिश करूंगी कि कल एक क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं, और अगर एक से ज़्यादा क्लास होगी तो एक से ज़्यादा क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगी, लेकिन कल से ये कोशिश रहेगी कि मैं 2 क्लास पढ़ाऊं ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना। और मुझे पढ़ाने में, समझाने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार में पूरा समझ लें। समझने के लिए जब आप एक बार समझ लेंगे, आपको दोबारा इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक एक लाइन में चीज़ें समझ में आएंगी। और जो क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं उसमें जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चनों को, इसको पढ़ने के बाद, तो आपको आंसर अपने आप समझ आएगा कि हाँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे, अगर उससे ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कि फिर आ जाएगा। इतना कठिन नहीं था, मैंने इसको बहुत सरल बनाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। ओके।